नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा आज के क्लास में हम बात करेंगे भारतीय क्लास संस्कृति के बारे में। पहले की क्लासें जो आपकी रही है वो डिजिटल बोर्ड पर मैंने नोट्स तैयार किए और उसी के माध्यम से आपकी क्लासें प्रारंभ थी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है क्योंकि काफी समय से आप लोगों को लग रहा था कि किताबी लैंग्वेज है और किताबी लैंग्वेज को ही हस्तलिखित जो नोट्स है उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया है और उसी के ऊपर हम आज स्टडी करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको 2 क्लास दी है जिसमें मैंने सामान्य चीजें आप लोगों को समझा दी थी और आज की क्लास में उन सामान्य चीजों को मैं शॉर्ट नोट्स के तरीके से यानी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से हम लोग उस पर अध्ययन करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले। देखिएगा, संस्कृति और सभ्यता यानी कि सबसे पहले संसार यानी कि संस्कृति की अगर अपन बात करें या फिर सभ्यता की हम बात करें तो 2 प्रकार की सभ्यता या संस्कृति होती है। पहला देखिएगा संसार, यानी कि अगर हम पूरे संसार की बात करें तो संसार के अंदर 2 प्रकार की संस्कृतियां मौजूद है। एक तो है प्रकृति प्रधान, यानी कि एक संस्कृति ऐसी है जो कि प्रकृति हमें देती है और दूसरी संस्कृति जो है वो मानव निर्मित है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित संस्कृति। वो किस प्रकार की संस्कृति है? मानव के द्वारा जो निर्मित है उसको हम संस्कृति कहते हैं। प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमें दी गई है वो भी हमारे लिए संस्कृति है, लेकिन वो जो है प्राकृतिक प्रदत्त संस्कृति है। प्राकृतिक संस्कृति का मतलब अगर आप लोग समझ पाए हैं तो देखिएगा, जिस प्रकार से प्रकृति हमें किन किन चीजों से रूबरू करवाती है, जैसे हमें इन्वायरमेंट होता है, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें पहाड़, नदी, झरने इत्यादि होते हैं, तो ये सब चीजें प्रकृति की देन होती है। ठीक है, वो भी एक कल्चर के रूप में ही काम करते हैं। उसी प्रकार से मानव के द्वारा भी कुछ चीजें निर्मित होती है। तो मानव की संस्कृति के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि मानव के द्वारा निर्मित की गई हर चीज जो है संस्कृति होती है। हर चीज यूज की गई संस्कृति होती है। धर्म लीजिए आप या फिर कोई भी चीज ले लीजिए XYZ, हर चीज जो है संस्कृति कहलाती है। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं संस्कृति को। संस्कृति को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक संस्कृति होती है जिसको मूर्त, यानी कि मूर्त का मतलब होता है भौतिक संस्कृति, और दूसरी है अमूर्त यानी कि अभौतिक। भौतिक का मतलब आप लोग जानते होंगे, भौतिक किसे कहते हैं? जो चीजें हमें दृश्यात्मक रूप से दिखाई देती है उन चीजों को हम भौतिक कहते हैं। जिस प्रकार से अमूर्त रूप में यानी कि उसको अभौतिक कहते हैं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है फिर भी वो समाज में मौजूद होती है। जिस प्रकार से देखिएगा, बाल प्रथा, यानी कि बाल प्रथा हमारे समाज में क्या है? मौजूद है, यानी कि बचपन में शादी ब्याह कर दिया जाता है, लेकिन वो क्या है? एक प्रकार से दिखाई नहीं देती है, यानी कि वो अमूर्त है, एक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल काफी सारे हैं, अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, भौतिक संस्कृति क्या होती है, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भौतिक संस्कृति जो है, जिस प्रकार से हम भवनों का निर्माण करते हैं, परिवहन के साधन, सड़कों का निर्माण हम लोग करते हैं, और भौतिक सुविधाएं यानी कि जो चीजें हमें दृश्यात्मक रूप से दिखाई देती है, यानी कि हम किस प्रकार की किन चीजों का निर्माण कर रहे हैं, किन भवनों का निर्माण कर रहे हैं, किन मंदिर मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें आएगी? भौतिक, यानी कि ये चीजें आपकी मूर्त है। इसके बाद में अभौतिक यानी कि अमूर्त जो चीजें हैं उसमें क्या क्या आने वाले हैं? तो देखिएगा, रहन सहन सबसे पहली चीज है। रहन सहन यानी कि हम जो लोग रहते हैं, किस प्रकार से हम लोग रहन सहन करते हैं, किस प्रकार से हम खान पान यानी कि हमारा खान पान क्या है, उसके साथ में हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारा धार्मिक विश्वास किस प्रकार का है, हम किस धर्म को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो लास्ट है यानी कि भाषा, यानी कि आप किस प्रकार की भाषा का यूज करते हैं, यानी कि भाषा भी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा विचारधारा, यानी कि आपकी विचारधारा किस प्रकार की है, तो ये सब चीजें क्या कहलाती है? ये अभौतिक कहलाती है। ठीक है, तो जो विचारधारा है वही क्या कहलाती है बेटा? संस्कृति कहलाती है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाती है? यानी कि एक प्रकार की, इधर देखिएगा, यानी कि जो अमूर्त है, अमूर्त वाली जो चीजें हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सब चीजें हमारी सभ्यता के अंदर आती है, जिसके अंदर भवन, परिवहन और हमारी भौतिक जो सुविधाएं हैं, इन चीजों को हम कहते हैं सभ्यता। क्या कहते हैं इन चीजों को? सभ्यता। और संस्कृति हम किन चीजों को कहते हैं? जिस प्रकार से हमारा रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, रीति रिवाज हो गया, धार्मिक विश्वास हो गया, हमारी भाषा हो गई, हमारी विचारधारा हो गई, तो ये चीजें मिलकर क्या कहलाती है? संस्कृति। आप लोगों को आज के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभ्यता, संस्कृति क्या होती है? सभ्यता उन चीजों को कहते हैं जो मूर्त रूप में यानी कि भौतिक रूप में हमें दिखाई देती है, जैसे भवनों का निर्माण करना, जिस प्रकार से परिवहन के साधनों का निर्माण करना या परिवहन के साधन की सुविधाएं उपलब्ध करना, उसके साथ में हमारी भौतिक सुविधाएं जो हमें दृश्यात्मक रूप से दिखाई दे रही है, जिसको हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम छू सकते हैं, वो चीजें भौतिक है यानी कि वो मूर्त है। तो वो जो मूर्त चीजें हैं वो क्या है? वो हमारी सभ्यताएं कहलाएगी। वो चीजें क्या कहलाती है? सभ्यताएं कहलाएगी। संस्कृति किस चीज को कहेंगे? संस्कृति हमारी रहन सहन, खान पान कैसा है, भाषा कैसी है, त्योहार कैसे मनाते हैं हम लोग धर्म कैसे मानते हैं, हमारी विचारधारा किस प्रकार की है, तो ये चीजें हमारी संस्कृति कहलाती है, यानी कि कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? कल्चर कहलाती है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, हम आगे चलते हैं।
अब सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि आरंभ में क्या हुआ था। आरंभ यानी कि शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत में संस्कृति और सभ्यता के ऊपर बात कर लेते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ। आरंभ में देखिएगा मानव के द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहले शिकारी जीवन जीता था। मानव किस प्रकार का जीवन जीता था, यानी कि शिकार कर अपना पेट भरता था। उसके बाद में मानव जो है पशु पालने लग गया। क्या करने लग गया, पशुपालन करने लग गया। उसके बाद में मानव क्या करने लग गया, कृषि उत्पादन करने लग गया। कृषि उत्पादन होने के बाद में मानव क्या करने लग गया, यानी कि औद्योगिक समाज क्रांति हो गई। क्या हो गई, औद्योगिक समाज क्रांति। अब देखिएगा, यानी कि मानव जो है प्राचीन समय की बात करें, आरंभिक काल की हम बात करें तो मानव जिस समय शिकार करता था उस समय मानव क्या करता था, पैदल यात्रा करता था, पेड़ पौधा और गुफाओं में रहते थे, यानी कि पेड़ पौधाओं के ऊपर रहता था, गुफाओं में रहता था। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा तो ये सब जो चीजें थी इस समय के धर्म की अगर अपन बात करें तो ये सब क्या थे, प्रकृति के पूजक थे, यानी कि धार्मिक विश्वास वाली विचारधारा थी। मानव दूसरी बात करता है, दूसरी तरफ मानव का थोड़ा विकास होता है। मानव का विकास होने के पश्चात वो क्या करते हैं, पशुपालन करने लग जाता है। पशुपालन के साथ में वो क्या क्या पालते हैं, यानी कि बैल। बैल के साथ में वो झोपड़ियों में रहने लग जाता है, यानी कि पशुपालन करने लग जाते हैं, उसके साथ में क्या करने लग जाते हैं, झोपड़ियों में रहने लग जाते हैं। अब देखो यहां पर मैंने ऊपर बताया आपको जीवन, यानी कि मानव जीवन के बारे में। पहले मानव जीवन के बारे में हमने बात की जिस प्रकार से, पहले देखिएगा शिकारी जीवन। मानव का पहला जीवन के साथ आरंभ होता है शिकार के साथ में, यानी कि वो शिकार करता है और अपना पेट भरता है। उसके बाद में मानव क्या करने लग जाता है, पशुपालन करने लग जाता है। इसके पश्चात पशुपालन के साथ साथ वो आगे कृषि करने लग जाता है और कृषि के बाद में औद्योगिक समाज की क्रांति हो जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती है। ठीक है, जो वर्तमान समय का स्वरूप आप देख रहे हैं। दूसरी, उस समय यात्रा की सुविधाएं क्या थी, यानी कि उनकी सभ्यता किस प्रकार की थी। तो सभ्यता देखिएगा वो क्या करते थे, वो लोग पैदल चलते थे। उसके बाद में मानव पशुपालन लग गया, तो उसके बाद में पशुपालन के बाद में उसने गाड़ी का निर्माण कर लिया, यानी कि बैल, जिसको पशु को पालने लग गया तो वो बैल पालने लग गया, तो उसके बाद में वो बैलगाड़ी का निर्माण कर लिया। उसके बाद में देखिएगा औद्योगिक समाज की क्रांति जब होती है, यानी कि आधुनिक मानव जो है मोटर गाड़ी और वायुयान, ठीक है, तो इनका निर्माण करने लग गया। इसके बाद में देखिएगा जब मानव पेड़ पौधा और गुफाओं में रहता था प्राचीन समय में, उसके पश्चात मानव जो है यानी कि झोपड़ियों में रहने लगा। झोपड़ियों के बाद में वो स्थायी समाज में, यानी कि ईंटों से निर्माण कर झोपड़ियों में रहने लगा, कच्चे मकान होना। उसके बाद में पूर्णतः पक्के मकान, यानी कि जिसको बहुमंजिली आप लोग कह सकते हैं। यानी कि आज तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है झोपड़ी बहुत कम ढूंढने से मिलेगी, आज तो हम बहुमंजिली मकानों में रहते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान समय का, तो यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। मैंने यहाँ पर दो चीज लिखी है, एक तरफ मैंने धार्मिक विश्वास लिखा है और एक तरफ मैंने क्या लिखा है, प्राकृतिक पूजक। प्राकृतिक पूजक धार्मिक विश्वास, यानी कि ये इधर का जो मानव था, यहां तक का जो मानव था, ये मानव क्या करता था, प्रकृति पे भरोसा करता था। इसके बाद में यहां से मानव की शुरुआत होती है और इधर का जो मानव है, यानी कि दो स्टेज में अगर इसको बांटना चाहते हैं तो 4 स्टेज में आप इसको बांट सकते हैं, प्राचीन या मध्य या आधुनिक या प्रागैतिहासिक या फिर किसी प्रकार से आप इसको बांटना चाहे तो इस प्रकार से इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। 2 प्रकार के लोग जो थे, यानी कि यहां तक जहां पर मानव जो पशुपालन करने लग गया था, झोपड़ियों में रहने लग गया था, तब तक मानव प्रकृति की पूजा करता था। इसके पश्चात मानव जो है धर्म को मानने लग गया था और उसके अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग विचारधाराएं उसकी प्रकट होने लग गई थी। ठीक है, चलिएगा आगे चलता है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं संस्कृति की, यानी कि संस्कृति देखिएगा पर्यावरण के मानव के निर्मित वो भाग है जिसमें मानव अपनी बुद्धि विवेक से जिन चीजों का क्या करता है, निर्माण करता है, वही हमारी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति क्या चीज कहलाती है, संस्कृति पर्यावरण के मानव निर्मित जो चीजें हैं, जो निर्मित जो भाग है, यानी कि जिन चीजों का मानव अपने विवेक से अपनी बुद्धि से निर्माण करता है, वही चीजें क्या कहलाती है, वही चीजें संस्कृति कहलाती है। इसके बाद में देखिएगा संस्कृति मानव जीवन और समाज को जानने और समाज को सहायता पहुंचाने के लिए होती है, जिसमें वास्तव में किसी भी समाज को गहराई तक मौजूद गुण जो समस्त नाम जो है वो संस्कृति कहलाता है। ये किसी भी समाज के दीर्घ काल तक अपनाई जाती है और ये अपनाई गई पद्धति की क्या होती है, परिणाम होते हैं। यानी कि संस्कृति किसे कहते हैं, मानव जीवन में बहुत सारे लंबे समय से, लंबे अरसे से चली आ रही है जो संस्कृति है, जो सभ्यता है। सभ्यता अलग चीज है, जो संस्कृति चली आ रही है उसको मानव मानते हुए चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती जाती है और उसको जो है समय के अंतराल में या समय के अनुसार उसको क्या करते हैं, छोड़ते हुए चलता है मानव। ठीक है, तो वो चीजें संस्कृति है, इसका परिणाम होता है। देखिएगा आगे इसके बाद में आगे लिखिएगा जिस प्रकार से देखिएगा मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए ये नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इनको ऑफलाइन मंगवा कर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के एप्लीकेशन पर सारी चीजें दी गई है। बुक स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, आप वहां से भारतीय क्लास संस्कृति के नोट्स या फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के मैंने अलग अलग नोट्स तैयार किए हैं, इसी प्रकार के नोट्स है, बहुत आम लैंग्वेज में लिखे गए हैं और मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग करने के लिए भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको मेंस को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को मैंने निर्मित किया है।
प्रीलिम्स के लिए अलग चीजें हैं, प्रीलिम्स की हम अलग बात करेंगे। तो देखिएगा इसके बाद में देखिएगा तो मनुष्य स्वाभाविक है कि एक प्रकृतिशील प्राणी है और वो अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारता चलता है। ऐसे प्रत्येक जीव पद्धति, रीति रिवाज, आचार विचार, नवीन अनुसंधान जिनमें से मनुष्य पशुओं को दर्जा से ऊपर उठता है और सभ्यता कहलाते हैं या फिर सभ्य कहलाता है। यानी कि ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें, जीवन पद्धति, रीति रिवाज, आचार विचार, नवीन संसाधन, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, यानी कि पशु जीवन से मानव को ऊपर उठाती है और वही चीज मानव क्या कहलाता है, वही सभ्य मानव कहलाता है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रकृति की सूचित होता है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रकृति को दर्शाता है। जिस प्रकार से मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करता है, संतुष्ट नहीं हो जाता है, केवल खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही तृप्त नहीं हो जाता है। दरअसल शरीर के साथ साथ में मानव की आत्मा भी है और उसकी संतुष्टि करने के लिए मनुष्य के पास में विकास करने के और उसकी संस्कृति विकास करना, उसे संस्कृति कहते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए मानव संगीत, साहित्य, चित्रकला, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति आदि की अनेक कलाओं का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। इन चीजों का निर्माण कौन करता है, मानव। क्यों करता है, अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा समझने का एग्जाम्पल, यानी कि इनको पढ़ तो आप भी सकते हो, इसको समझना, इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्रकार से मैं एक तरीके से मानव के ऊपर बात कर लेते हैं, सभ्यता और मनुष्य पर। भौतिक क्षेत्रों में प्रकृति करता है, मानव किस प्रकार की प्रकृति करता है, इस चीज को समझता है सबसे पहले। देखिएगा सांस्कृतिक क्षेत्र में जो प्रकृति करता है या जो दर्शाता है, वो मनुष्य केवल जो भौतिक परिस्थितियां हैं उसमें सुधार करके क्या करता है, संस्कृति का निर्माण करता है। संस्कृति का निर्माण करने का मतलब यह है, जिस प्रकार से आप सर्दी आती है तो आप उनके कपड़े पहनने लग जाते हैं, जिस प्रकार से आप गर्मी आती है तो आप सूती कपड़े यानी कि बहुत हल्के कपड़े पहनने लग जाते हैं, जिस प्रकार से बारिश का मौसम होता है उसके बाद में आप अलग कपड़े पहनने लग जाते हैं। तो ये हो गई बात कौन सी वाली, यानी कि संस्कृति की। अब संस्कृति में ऐसा नहीं है कि आप परिस्थिति के अनुसार नहीं चलना। अब यहाँ पर संस्कृति का मतलब ये नहीं है, जिस प्रकार से आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में आप निवास करते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर अभी आप निवास करते हैं उस क्षेत्र के अंदर एक विशेष ड्रेस है। जिस प्रकार से राजस्थान की हम बात करें तो पगड़ी और अंतरी और जिस प्रकार से धोती चोला, ये सब चीजें जो है मतलब राजस्थान की पोशाक है। जिस प्रकार से एक तरीके से इमेज, जैसे आपका राजस्थान का नाम आता है, राजस्थान का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है और एक इमेज आती है कि ये इस प्रकार की ड्रेस जो है राजस्थान की है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके राज्य की अलग अलग ड्रेस है। जिस प्रकार से यूपी के अलग क्षेत्र है, हरियाणा की बात करें तो अलग है, महिलाओं के लिए पटियाला सूट है, ठीक है। पंजाब की बात करें तो वो अलग है। तो इस प्रकार की अलग अलग पोशाकें होती है। अलग अलग पोशाकों के साथ में अपन क्या करते हैं, यानी कि मौसम के साथ में या फिर एनवायरमेंट के साथ में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करना जरूरी है और परिवर्तन करते हैं उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, यानी कि एक सभ्य मानव के बारे में। अब मानव तो है, अब मानव उन चीजों को कहता है, यानी कि पशु की तरह नहीं रहता है। पशु के पास में आपको पता है कि सर्दी गर्मी बारिश सब में एक ही प्रकार का क्या रहता है, पशु अपने आप को परिवर्तन करता रहता है। लेकिन मानव शरीर भी उसी प्रकार से एक्टिविटीज करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहरी पोशाक, हमारी जो संस्कृति है हम उसको बचाए रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से मानव क्या करता है, मानव का जो इसके बाद में मैंने बताया आगे कि जिस प्रकार से मानव का जो शरीर होता है, मानव शरीर के अंदर एक आत्मा होती है और उस आत्मा के लिए अगर हम बात करें तो उस आत्मा को संतुष्टि देने के लिए मानव क्या करता है, नई नई चीजें खोजता है। क्यों खोजता है, इसके बाद में देखिएगा। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि जिस प्रकार से मानव जो है, मानव शरीर है, मानव शरीर को केवल पेट भरना ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा को संतुष्टि देने के लिए वो नई नई एक्टिविटीज करता है। और एक्टिविटीज इस प्रकार की करता है कि नई नई खोजें निकाल देता है। क्या करता है, नई चीजें खोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुविधाओं के आधार पर, यानी कि देखिएगा अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एक समय था, उस समय में हम क्या करते थे, यानी कि ब्लैक बोर्ड हुआ करता था और सफेद चौक से हम पढ़ा करते थे। वही समय परिवर्तन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, यानी कि ब्लैक तो इंक आ गई और व्हाइट बोर्ड आ गया। उसके बाद में परिवर्तन हुआ, तो आज हम डिजिटल पर आ गए, यानी कि डिजिटल ही हम लिख रहे हैं, डिजिटली हम देख रहे हैं, डिजिटली हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, जो सारी एक्टिविटीज है, वही एक सभ्य मानव, यानी कि हमारे मन की जो अंतरात्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा क्या करती है, यानी कि संतुष्ट नहीं होती है। वो हर चीज को, नई चीज को खोजती रहती है। और मानव क्या करता है, अपने सुविवेक से परिस्थिति के अनुसार उसको काम करता है। तो ये चीजें मिलकर क्या कहलाती है, ये चीजें भी संस्कृति का एक एग्जाम्पल दिया जाता है। चलिएगा आगे देखते हैं। सामान्यतः संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक अभौतिक पक्ष होता है और दूसरा भौतिक पक्ष होता है। अभौतिक को ही संस्कृति एवं भौतिक संस्कृति को हम सभ्यता कहते हैं, सभ्यता के नाम से जानते हैं। संस्कृति जहां पर आंतरिक है, जिससे विचार, कलात्मक अनुभूति, रीति रिवाज, मेले, त्योहार, धार्मिक आस्थाएं और संवेश होता है।
यानी कि हमारा पहनावा, रीति रिवाज, धर्म, ये सारी विचारधाराएं, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? संस्कृति। वो जबकि सभ्यता जो है बाह्य यानी कि इसी तरह से विभिन्न होती है, और सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही मानव से निर्मित होती है। यानी कि दोनों का निर्माण कौन करता है? तो दोनों का निर्माण ही मानव करता है। कौन करता है? मानव। यहां तक आपको कंप्लीट रूप से यानी कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, किसी भी विद्यार्थियों को नोट्स को लेकर अगर कोई दिक्कत है कि सर नोट्स जो है सही नहीं है, या फिर थोड़ी दिक्कत हो रही है, आम लैंग्वेज में नहीं है, या फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये इस प्रकार के नोट्स आप लोगों के लिए किस प्रकार के यूजफुल रहेंगे। मेरे हिसाब से मैंने इसको जो है पहले ही मैं आपको काफी समय पहले मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करवा देता, लेकिन मैंने इस पर काफी शोध किया। उसके बाद मैंने काफी सारे विद्यार्थियों से बात की कि क्या इस प्रकार के नोट्स सही रहेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा थंबनेल दिया, और बहुत वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस विचारधारा से आप इसको सोचते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं तो सभ्यता क्या होती है? सभ्यता क्या होती है? यानी कि मूर्त है। और असभ्यता क्या, सॉरी, संस्कृति क्या है? मूर्त है। यानी कि भौतिक और अभौतिक चीजें हम बात करते हैं, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त का मतलब है अभौतिक चीजें, और मूर्त का मतलब क्या है? भौतिक चीजें। भौतिक चीजें जिनको हम देख सकते हैं, समय के अनुसार हम परिवर्तन कर रहे हैं, वो चीजें हैं। जिस प्रकार से भवनों का निर्माण करना, उसके बाद में परिवहन के साधनों का निर्माण करना, या फिर अपनी जो अन्य भौतिक सुविधाएं हैं उनका निर्माण करना, वो क्या कहलाती है? वो प्रकृति के द्वारा प्रदान है, जो कि मूर्त है। उसके बाद में दूसरी चीज मैंने बताया कि अमूर्त होती है। अमूर्त क्या चीजें होती हैं? यानी कि वो चीज तो सभ्यता कहलाई, और संस्कृति क्या कहलाएगी? हमारा रहन सहन, खान पान, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म, हमारे विचारधारा, हमारी भाषा इत्यादि चीजें, जो कि हम समय के अनुरूप उनको परिवर्तन करते रहते हैं, उन चीजों को हम संस्कृति कहते हैं। सीधी भाषा में तो यह है। इसके बाद में इस पर आपको जिस प्रकार से मान लीजिए सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट लिखना है, और अंतर लिखने के साथ साथ आपकी विचारधारा जो जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है, इसी प्रकार से या फिर मैंने जो आपको चीजें लिखवाई है, ये चीजें अगर आप लिखते हैं या पढ़ते हैं 2-3 बार, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सभ्यता और संस्कृति में सीधा सीधा अंतर यही है, एग्जामिनर को इसी प्रकार से समझाना जिस प्रकार से मैंने आपको लिखा। बहुत बेहतरीन नंबर आपको मिलने के चांस है इसके अंदर। बाकी फिर भी आप समझदार हैं, आप स्वयं भी अपने अनुसार इसको ढाल सकते हैं कि हमें किस प्रकार से लिखना है। जिस प्रकार से आपको बेटर लगे उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने डायग्राम्स के माध्यम से, यानी कि मैंने काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, और काफी सारे लोगों का मानना यही है कि अगर आप किसी भी चीज को डायग्राम के माध्यम से या फिर एक शॉर्टकट रूप से उसको समझाने, एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं उसी डायरेक्शन के अनुसार जो है नोट्स तैयार करा हूं, और इसका मतलब यही है कि इस प्रकार के नोट्स से आपको पढ़ाया जाए तो शायद हो सकता है कि बेटर हो। इसके बाद में हम बात करते हैं विरासत पर। संस्कृति सभ्यता आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं विरासत। विरासत क्या चीज होती है, इस चीज को समझिएगा। तो देखिएगा, विरासत का अर्थ क्या होता है, विरासत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, विरासत का संरक्षण किस प्रकार से किया गया है, उन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। चलिएगा, विरासत का अर्थ सबसे पहले हम समझ लेते हैं, विरासत का वर्गीकरण हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अर्थ की बात कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि विरासत का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, विरासत वह है जो कि हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, और हमारे चारों ओर जो विद्यमान है, ये प्रकृति अथवा यानी कि प्राकृतिक से भी निर्मित है। यह एक और किसी स्थान या क्षेत्र अथवा देश या दूसरी ओर से परिवार या समुदाय के लोगों के द्वारा विशिष्ट पहचान दी जाती है, उसको हम लोग विरासत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उनको? विरासत। विरासत किस चीज को कहेंगे? यानी कि जो चीज हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है, हमारे आसपास के क्षेत्र में विद्यमान है, जो कि देश या विदेश या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से आई हुई चीज है, या फिर उसको हमारे पूर्वजों ने जो है माना है, एक्सेप्ट किया है, और उसके साथ में अपने अनुसार उन लोगों ने अपने अनुसार जो चीजें निर्मित की गई है, और वो चीजें वर्तमान समय में हमारे आसपास विद्यमान है, तो उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? विरासत कहेंगे। हमें किसमें मिली है वो चीजें? विरासत में मिली है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया विरासत क्या है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विरासत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो देखिएगा, विरासत का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। एक है प्राकृतिक विरासत और दूसरी है सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? तो देखिएगा, भूमि। प्राकृतिक संस्कृति के अंदर हमें क्या, यानी कि प्रकृति ने हमें क्या क्या चीजें दी है? तो पहली चीज है भूमि, दूसरा है पर्वत, तीसरा है नदी, समुद्र, वन्य जीव, और इसके बाद में वन, खनिज संसाधन और मरुस्थल। ये सारी चीजें किसकी है? प्रकृति की है, यानी कि प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। दूसरी चीजें यानी कि सांस्कृतिक विरासत जो है, सांस्कृतिक विरासत की बात करें, पहली यानी कि विरासत 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक विरासत होती है, प्राकृतिक विरासत यानी कि प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमें प्रदान की गई है उसे हम प्राकृतिक संस्कृति कहेंगे, और दूसरी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे यानी कि मानव के द्वारा निर्मित है, उन पर हम बात करते हैं। सांस्कृतिक विरासत को भी 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है मूर्त संस्कृति विरासत और दूसरा है अमूर्त संस्कृति, यानी कि एक तो भौतिक है और एक अभौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति यानी कि मूर्त शब्द का प्रयोग जहां पर किया जाता है समझ लिया करो कि भौतिक है ये, ठीक है। भौतिक यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें भौतिक में आती हैं। अभौतिक वो चीजें होती है जो होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, अदृश्यात्मक रूप होता है। मूर्त का मतलब होता है कि वो हमें क्या करती है, यानी कि साफ दृष्टि से हमें देख सकते हैं, छू सकते हैं उन चीजों को, जिस प्रकार से। चलिएगा, मूर्त संस्कृति विरासत क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर किन किन चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। देखिएगा, स्तूप, चैत्य, विहार, ये चीजें हैं। इसके बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार इत्यादि जो चीजें हैं वो किसके अंदर आएगी, मूर्त संस्कृति विरासत के अंदर आएगी। इसके बाद में मूर्तियां आएगी, मृद भांडे यानी कि हमारी जो बर्तन है उनकी आकृतियां, उनका निर्माण किन चीजों से हुआ है, किस प्रकार का हुआ है और उनकी आकृति क्या है, किस प्रकार की, किस संस्कृति से प्रभावित है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में अभिलेख, अभिलेख यानी कि जो पत्रों पर लेख लिखे जाते हैं उनको हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो मिलती है वो मूर्त संस्कृति विरासत के अंतर्गत आती है, यानी कि भौतिक संस्कृति विरासत के अंदर आती है। आप कंफ्यूज मत होना, भौतिक और अभौतिक अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मूर्त या अमूर्त पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना, शब्द दोनों एक ही है, जिनका अर्थ भिन्न है और भिन्न अर्थ होने के साथ साथ शब्दावली दोनों की एक है। किस प्रकार से है, मूर्त का मतलब आप लोग अलग चीज में डायरेक्शन में सोच लेते हैं और भौतिक का मतलब आप अलग डायरेक्शन में सोच लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय क्लास संस्कृति के अंदर इस चीज को आप लोगों को सिद्ध हो जाना चाहिए कि दोनों चीजें एक है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में देखिएगा विरासत संस्कृति यानी कि इसके बाद में अमूर्त संस्कृति किस प्रकार की है। अमूर्त संस्कृति विरासत के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। एक चीज है हमारी भाषा, जो भाषा हमें मिली है। दूसरी चीज हमारे रीति रिवाज, तीसरी चीज हमारे मेले और त्योहार, चौथी चीज है हमारे धर्म दर्शन और पांचवी चीज हमारे नृत्य संगीत। तो ये चीजें जो सारी चीजें हमें मिली है वह अमूर्त संस्कृति विरासत के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, अमूर्त संस्कृति विरासत के अंदर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद में देखिएगा विरासत का संरक्षण किस प्रकार से हम लोग करते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, चुनौतियां क्या हो सकती है, उपाय क्या हो सकती है, इनके बारे में हम डिटेल से अब जानने वाले हैं विरासत टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लास संस्कृति यानी कि संस्कृति और सभ्यता मैंने आपको पढ़ाई है पहले। इसके बाद में विरासत पर भी हम थे, विरासत पे मैंने आपको एंड्रॉइड वर्जन में पढ़ाया था। इसके पश्चात अब मैंने इसको जो है हस्तलिखित नोट्सों में कन्वर्ट किया और उसके बाद में अब आप लोगों के सामने है। आम लैंग्वेज है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज है, इससे सरल और इससे सादा जो चीज है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे आप कितनी बुक्स देख लीजिएगा, क्योंकि हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं वो एक आम लैंग्वेज होती है। और दूसरी बात, ये उस डायरेक्शन के नोट्स बनाए गए हैं जिस डायरेक्शन से आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपको हर चीज को जो है यादाश्तिक तौर पर आपको याद रहनी चाहिए। तो उन आधार पर ये नोट्स बनाए गए हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य और ध्यान के साथ में इन चीजों को ध्यान रखना। चलिए, तो देखिएगा विरासत का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया। विरासत किसे कहते हैं, विरासत वो चीज है जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है और हमारे चारों तरफ जो विद्यमान जो चीजें हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विरासत कहते हैं। वो प्रकृति से निर्मित हो सकती है, वो मानव के द्वारा निर्मित हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान से आई हुई चीज हो सकती है, एक देश से दूसरे देश से आई हुई चीज हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार के किसी भी परिवार से किसी भी परिवार के द्वारा, किसी भी समुदाय के द्वारा, किसी भी क्षेत्र की जो चीज है उसको एक्सेप्ट किया गया हो, उसी चीज को विशिष्ट पहचान दी गई हो और वो वर्तमान समय में हमारे आसपास मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विरासत कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे, विरासत, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में देखिएगा वर्गीकरण किस प्रकार से विरासत का प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत में दो रूपों में बांटा गया है। प्राकृतिक विरासत वैसे शॉर्ट रूप में मैंने आपको बता दिया है। प्राकृतिक विरासत क्या होती है, प्राकृतिक विरासत में प्रकृति की प्रधान संरचनाएं होती है जिसके अंदर भूमि, वन, मरुस्थल, नदियां इत्यादि होती हैं। समुद्र, ऋतु, जीव जंतु, खनिज संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं। भारत की ऋतुओं की विभिन्नताएं, भूमि प्रकार एवं जीव जंतुओं की विभिन्नता भी देश की सांस्कृतिक विरासत का निर्माण को प्रभावित करती है। इस तरह से भारतीय संस्कृति प्राकृतिक, पर्यावरण और लोगों के बीच में निकट संबंध का परिणाम रहती है। यानी कि आपस में हम कहते हैं ना कि हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश भारत है, लेकिन एकता है इस देश में, तो उन चीजों की बात की गई है। पर्वतीय नदी, पशु पक्षी हमारी लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं और कला के अंग रही है। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियां, अपने बौद्ध धर्म और जातक कथाओं के अंदर पशु पक्षियों के महत्वपूर्ण चरित्र है। देश के विभिन्न स्थानों पर जो है लोक कथाओं का, पशु पक्षियों का प्रयोग किया गया है। विषय वस्तुओं का अर्थ बताया गया है, विचारों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। प्रकृति की शक्ति को भारतीय संस्कृति में देवी रूप दिया गया है, जैसे गंगा जमुना की पूजा करना, पीपल तुलसी की पूजा करना, पेड़ पौधों को पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के ऋतुओं के साथ में गहरा संबंध देखा जा सकता है, जैसे कि
मेघराग का विकास हुआ है तथा साथ ही में जो है 12 मास का आधार पर नायक नायिकाओं का मनोदिशाओं का उल्लेख किया गया है जो कि साहित्य के लिए प्रदान की गई है। इसी तरह से अनेक त्योहारों के संबंध में ऋतुओं से हैं। हमारे चिकित्सक पद्धति में आयुर्वेदिक पूर्णतः प्राकृतिक है और प्रकृति पर निर्भर है। इसी दृष्टि से हम प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत में घनिष्ठ संबंध को देखा जा सकता है। किस प्रकार की विरासत है हमारी? प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक संस्कृति आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने काफी बड़ी आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ आप लोगों के सामने संतुष्ट करने के लिए रखा है और मैंने लिखा है। आप लोगों को पता है विरासत दो भागों में हमने बांटी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था मूर्त, एक है अमूर्त यानी कि एक भौतिक है और एक अभौतिक चीजें हैं। तो इन चीजों के बारे में यानी कि पशु पक्षी है या फिर नदियां हैं, समुद्र है, समुद्र के साथ में ऋतुएं हैं, मौसम है, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्नताओं वाला देश है फिर भी उसमें एकता का एक प्रतीक, एक संदेश जाता है, इसलिए इन चीजों पर जिक्र किया गया है। इसी के साथ में मैंने साहित्य के भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, जिसके अंदर मैंने लोक कथाओं का, लौकिक कथाओं का, धार्मिक कथाओं का, जातक ग्रंथों का, बुद्ध ग्रंथों का, इसके साथ में साहित्यिक स्रोतों का भी मैंने इसमें वर्णन किया है क्योंकि वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिएगा, यानी कि जिस प्रकार से आप किताब पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो है उसमें मिश्रण है, शब्दावली बहुत कठिन दी गई है और बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स जो है कॉपी पेस्ट चलती है। लेकिन उन चीजों में थोड़ा परिवर्तन होना और एग्जामिनर को कोई नई चीज दिखाना या फिर नई चीज उनके सामने लाना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। यानी कि असली रूप में मैं कहूं तो कोचिंग लेने का और नोट्स बनाने का एक सबसे बेस्ट अगर आप ऑप्शन मानते हैं तो इस ऑप्शन को बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई नई चीज का उदय होता है और एग्जामिनर को कोई नई चीज जो है नई तरीके से परोसी जाती है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि एक व्यक्ति को आप बार बार एक ही मिठाई परोसिए तो वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो उस प्रकार से यानी कि उसकी थिंकिंग जो है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को आप लगातार 7 दिन तक एक ही मिठाई खिलाइएगा तो उसका मन जो है उभर जाता है, यानी कि उसका मन भर जाता है उससे, वो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए। और दूसरे दिन उसको मतलब अगर आप लगातार इस प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे तो उसके 8वें दिन या 9वें दिन आप लोगों को वो यानी कि उसको उस चीज को देख के ही घृणा आने लग जाएगी कि आगे क्या है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा भिन्न एग्जामिनर के सामने बनना है। ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं इसमें भी आपको विभिन्नता दिखानी है। वैसे हर व्यक्ति की विभिन्नताएं अलग होती है, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है, हर व्यक्ति की लैंग्वेज अलग होती है, सब व्यक्ति अलग अलग ढंग से लिखते हैं। यानी कि एक क्लास में एक टीचर जो है सारे बच्चों को क्लास में वही चीज पढ़ाता है जो कि सबको पढ़ाता है, लेकिन एक बच्चा होता है जो उसको अलग दृष्टिकोण से देखता है, एक अलग बच्चा होता है जो अलग दृष्टिकोण से देखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग दृष्टिकोण है। अब आपको अपने आप में जो है एक सर्वोत्तम दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, ये मानकर आपको जो है उस क्षेत्र में अलग दिशा में जाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट वाला, यानी कि कोई आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है या कोई आप सीनियर क्लास पास नहीं करने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन नहीं करने जा रहे हैं। कॉपी बनने से आपको नंबर मिलेंगे, वहां पर कॉपी बनने से कोई औचित्य नहीं है। सिविल सेवा का एग्जाम मेंस के अंदर आपको कॉपी बनने से कोई औचित्य नहीं है। आप किस चीज को किस ढंग से समझा रहे हैं सामने वाले को और आपकी विचारधारा किस प्रकार की है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक नंबर दिलाने का सबसे बड़ा जो भाग है या फिर सबसे बड़ा जो हिस्सा बनने वाला है वो यही चीज है, आपकी विचारधारा किस प्रकार से काम करती है, आपकी शब्दावली किस प्रकार से काम कर रही है, आपकी विचारधारा किस प्रकार की काम कर रही है। और ये चीजें आती कहां से हैं, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं। आप जिस कोचिंग से आप पढ़ते हैं, जिस कोचिंग की किताबें आप पढ़ रहे हैं, जिन चीजों के नोट्स आप पढ़ रहे हैं या जिन कोचिंग्स वालों के संपर्क में आप लोग हैं या जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी मूलभूत जो चीज है कि उनकी शब्दावली कैसी है, उनकी विचारधारा कैसी है, एग्जाम के लिए कितने उपयोगी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। अगर आपको इसमें से भी कोई चीज अनुवांशिक लगती है कि ये चीज उपयोगी नहीं है एग्जाम के लिए, तो आप उसको हटा सकते हैं। वो चीज हो गई आपके लिए, स्वयं के लिए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज हटाना चाहते हैं, कौन सी चीज जोड़ना चाहते हैं। वैसे कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो अपने अपने विचारधाराओं के आधार पर पढ़ाते हैं। जिस प्रकार से मेरी मानसिक विचारधारा अलग है, किसी लोगों की अलग हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर को हर बार जो एग्जाम देने जाए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन का आंसर जो है एक नए ढंग से दिया जाए। और नए ढंग से पूछने का मतलब है कि उसको एक शब्दावली का भी एक विशेष ध्यान रखा जाए, दर्जा दिया जाए, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में यह आए कि हाँ बच्चे को नॉलेज है या फिर विद्यार्थी को क्या है इस क्षेत्र में या फिर इस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो इसलिए मेरी विचारधारा ये है, अलग कोचिंग वालों की अलग विचारधारा है, अलग व्यक्ति की अलग विचारधारा हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है। आप मेरी विचारधारा से मेल भी खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, चलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति या मूर्त संस्कृति या फिर भौतिक संस्कृति, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 शब्दावलियों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, तीनों शब्दावलियां एक ही है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत के बारे में, ठीक है। चलो, सांस्कृतिक विरासत जो होती है मनुष्य की अपनी योग्यता, कुशलता, कलात्मक प्रतिभाओं के बल पर की गई रचना है। ये विभिन्न धार्मिक सामाजिक परंपराओं का परिणाम हो सकती है। सांस्कृतिक विरासत को मूर्त और अमूर्त वर्ग में रखा जाता है। मूर्त विरासत का पुरातात्विक विरासत भी कहते हैं। इसमें विभिन्न भवन, किले, सिक्के, कला और अभिलेख, मृत भांडे इत्यादि चीजें सम्मिलित है। अमूर्त विरासत के अंदर विचारों को लेकर परंपरा तक रहन सहन के ढंग, भाषा, रीति रिवाज आदि को सम्मिलित होती है। इन सबसे हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक क्या जुड़ा हुआ है, विरासत का एक सुंदर और समृद्ध रंगीन चित्र बनाती है। और वास्तव में अगर अनेक विचार और विश्वास का मिश्रण है तो हमारी संस्कृति यानी कि सामसिक यानी कि मिश्रित संस्कृति बनाती है। इसमें विभिन्न भाषाएं जैसे संस्कृति, पाली, प्राकृतिक तमिली भाषा, तेलुगु भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा इत्यादि मिलती है, जो कि नृत्य एवं संगीत के रूप में भी विभिन्न रूप से देखा जा सकता है। जैसे चित्रकला की शैलियां होती हैं, अलग अलग है। इसके जीवांत संस्कृति विरासत के अंग है। इन्हें अर्थ में भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता का युक्त कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि भारत में एकता में अनेकता देखने को मिलती है और अनेकता में एकता देखने को मिलती है भारत के अंदर। ये कारण है सांस्कृतिक विरासत का। सांस्कृतिक विरासत किन चीजों पर काम करती है? योग्यता पर, कुशलता पर, कलात्मक और प्रतिभाओं के ऊपर काम करती है। ये चीजें, इसको समझना, सांस्कृतिक विरासत का मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या चीजें हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए किसी क्षेत्र में, यानी कि आज हम बात कर लेते हैं, ये तो एक समय था जिसमें जातिवाद में या फिर जातिवादी विचारधाराओं में बदल दिया गया। बाकी जिस प्रकार से मान लीजिए जैसे एक लकड़ी का काम करने वाला होता है बढ़ाई, जिसको आप लोग खाती कहते हैं, बढ़ाई कहते हैं, उसके अंदर हुनर था, उसके अंदर कुशलता थी, उनके अंदर योग्यता थी, इसलिए उसने लकड़ी से क्या बना दिया, यानी कि नई चीजों का निर्माण कर दिया। नई चीजों का निर्माण कर दिया तो वो क्या है, उसकी एक योग्यता है, यानी कि वो सांस्कृतिक विरासत है। किस चीज पे सांस्कृतिक विरासत है? जिस प्रकार से एक बढ़ाई का बेटा बढ़ाई का काम करता है, उसके बाद में एक बढ़ाई का उसका बेटा उसका उसी काम को कर रहा है, यानी कि वही उनकी परंपरा से चलती आ रही क्या है, वही उनकी संस्कृति बन गई है। क्या बन गई है? संस्कृति। जिस प्रकार से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कम्हार होता है, जिसको एक नाम, एक संज्ञा दी गई है कि कम्हार प्रजाति है या फिर एक जाति है, कम्हार जाति दी गई है, तो उसका भी काम यही था। जिस प्रकार से एक सोने का काम करने वाले, सोने का आभूषण बनाने वाले व्यक्ति को एक अलग संज्ञा दी गई है कि सुनार है, उसी प्रकार से एक लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को एक क्या बनाया गया, लोहार बनाया गया है कि ये एक लोहार जाति है। इस प्रकार से जातिगत उनको बांटा गया। लेकिन वास्तविकता क्या जातिगत बातें हैं? नहीं। वास्तविकता और सत्यता यह है कि सांस्कृतिक जो विरासत जो उन लोगों को मिली है, उनको देखने को मिल रही है, वो चीजें उनकी कुशलता पर, उनकी योग्यताओं पर और उनकी कलात्मक जो प्रतिभाएं हैं या फिर उनकी जो कलात्मक प्रतिभाओं का जो बल है, उसके कारण उन चीजों को मिली है या फिर उन लोगों को मिलती है। वर्तमान समय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सुनार का बेटा है, वो एक सुनार की दुकान पर बैठेगा और सुनार का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसके आसपास के वातावरण, यानी कि उसको सांस्कृतिक विरासत के अंदर वही चीज मिली है। क्या मिली है? वही चीज मिली है। वर्तमान समय का स्वरूप ये नहीं है। वर्तमान समय का स्वरूप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम सांस्कृतिक विरासत पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वर्तमान समय का समय ऐसा है, आज आप मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में, आप स्वयं मान लीजिए आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता खेती करते हैं, क्या आप आने वाले समय में खेती करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत में जो चीजें हमें मिली है, हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमारी भूमि है, हमारे माता पिता अगर खेती कर रहे हैं, तो केवल उनकी पीढ़ी तक ही वो चीजें सक्षम रहेगी। उसके बाद में हमारी जो पीढ़ी है या फिर हम एजुकेटेड जो हो गए हैं, हम पढ़े लिखे जो लोग हो गए हैं, वो हम क्या करेंगे, हम शहर की तरफ कूच करेंगे और शहर की तरफ जाएंगे तो हम एक नई प्रकार की क्या करेंगे, नई प्रकार की एक संस्कृति का निर्माण करेंगे और वो संस्कृति हमारी शहरी संस्कृति होगी। शहरी संस्कृति का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम रहेंगे तो वो एक अलग प्रकार की संस्कृति है। वहां पर एक जिस प्रकार की संस्कृति है उसी प्रकार की हमें विरासत मिलेगी। यानी कि अगर हमारे पूर्वज खेती करते थे तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज अगर खेती करते थे तो हमारे माता पिताओं को खेती मिली। किसमें मिली? सांस्कृतिक विरासत के अंदर मिली। अगर मान लीजिए हम एजुकेटेड है, हम आज पढ़ लिख गए हैं, हमारे माता पिताओं ने हमें पढ़ाया लिखाया है, आज हम जो है ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर हम शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो शहरी क्षेत्र में जाकर हम लोग क्या करेंगे,
कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसमें हम संस्कृति के साथ में संस्कृति का निर्माण कौन करेंगे? हमारी बोलचाल, भाषा, लैंग्वेज, हमारा रहन सहन, हमारा भवनों का निर्माण करने की आकृतियां, हमारे परिवहन की सुविधाएं, सब चीजें अलग हो जाएगी क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से अलग हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बैलगाड़ी में यात्रा करते हैं लोग, आपको देखने को मिलता है, शहरी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलेगा, है ना। सॉरी। तो उसी प्रकार की चीजें हैं। तो उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे और नई संस्कृति के साथ में एक नई विरासत का निर्माण करके जाएंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम देकर जाएंगे। तो देखिएगा, जिस प्रकार से हमारे माता पिताओं ने जो है क्या की, खेती की है, तो हमें विरासत में कृषि मिलेगी, कृषि भूमि करने के लिए कृषि मिलेगी, उसी प्रकार की संस्कृति मिलेगी, उसी प्रकार का रहन सहन, उसी प्रकार की बोली भाषा मिलेगी। लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हम अगर सिटी में आ गए, हम शहर में आ गए हैं, शहरों की तरफ कूच कर गए हैं, तो क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको कृषि के बारे में जानकारी होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमने संस्कृति के साथ में हमने क्या कर दिया, हमने उनकी विरासत तक बदल दी, विरासत तक क्या कर दी, परिवर्तन कर दी है। तो विरासत इस प्रकार से परिवर्तन होती है और विरासत वर्तमान समय में विरासत का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान समय में विरासत जो है धराशायी पे है और लगभग अगर मैं एवरेज बताऊं आपको तो 1962 के बाद में, 1971 के बाद में लगातार समय से और ज्यादा तीव्र गति से अगर बात करें तो 2014 के बाद का आंकड़ा जो देखने को मिलता है वो विरासत को गिराने का बहुत बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर जाना आना, वहां पर रहन सहन करना, वहां पर भाषा, लैंग्वेज इत्यादि का अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो तो आपकी संस्कृति हो गई और यही चीजें संस्कृति से ही अस्तित्व है विरासत का और वही चीजें आपको विरासत में मिलेगी, आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को परिवर्तन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगी। चलो, तो ये है हमारी सांस्कृतिक विरासत, समझ में आया? तो एक रंगीन चित्र है। अब विरासत का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यक है, विरासत का संरक्षण हम क्यों करें? यानी कि अभी मेरे पिताजी खेती करते हैं तो मैं क्यों खेती करूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना, मैं तो शहर में रहूंगा, ये भी तो जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है या क्यों आवश्यक है कि मुझे विरासत, यानी कि मेरे माता पिता खेती करते हैं तो शायद मुझे भी खेती करनी चाहिए और उसका अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, इस चीज को हम आज की क्लास में अब समझने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से, क्योंकि सवाल इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपसे यहाँ से सवाल पुट हो सकता है कि आप विरासत को बचाने के लिए विरासत का संरक्षण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके माता पिता तो खेती करते होंगे, आपके पिताजी व्यापारी होंगे, आपके पिताजी शिक्षक होंगे या फिर कुछ भी होंगे, तो आपको कहा जाएगा कि आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं, क्यों आप कृषि क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए क्लास संस्कृति से विरासत से एक जुड़ा हुआ सवाल है और इस सवाल की समस्या का समाधान और एग्जाम्पल सीधा सीधा एग्जामिनर के सिर में छेद करने वाली जो बात है वो यहाँ से उठकर आती है। अब इस चीज को समझो ताकि आपको इंटरव्यू में भी दिक्कत नहीं हो और मेंस में आंसर राइटिंग में भी दिक्कत ना हो। चलेगा, हम बात करते हैं क्यों आवश्यक है। पहला पॉइंट लिखिए, क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारी विरासत हमारे राष्ट्रीय पहचान का दर्पण होता है, अतः इसका संरक्षण जरूरी है। वस्तुतः विरासत देश के लोगों की पहचान को दर्शाती है। व्यक्ति अपनी विरासत के साथ ही अपनी पहचान को भी जोड़ता है जो कि अपने गौरव को प्रदान करती है, अतः इस गौरव की प्रेरणा का संरक्षण करना आवश्यक है। गौरवान्वित महसूस होता है आपको आज किसान पुत्र कहने में, गौरवान्वित महसूस होता है? नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन फिर इन राजनेताओं के चक्कर में आप हिंदू मुस्लिमवाद, सिख ईसाई धर्म, जैन, ये इनमें कैसे गौरव महसूस होता है आप लोगों को? गलत है ना विचारधारा। जब आप विरासत को बचाने की बात नहीं करते हैं लेकिन अपने धर्म को बचाने की बात करते हैं, धर्म को बचाने के चक्कर में पता है आपको बहुत बड़ा नुकसान रहा है, देश को नहीं आपको भी हो रहा है। साथ साथ में देश को तो बहुत बड़ा हो ही रहा है लेकिन आपको भी हो रहा है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान दें आप लोग, क्योंकि आप सिविल सेवक हैं और सिविल सेवक की भूमिकाएं होती हैं। सभी धर्म हमारे लिए बराबर है, सभी जातियां हमारे लिए बराबर है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानव, यानी कि मानव के द्वारा या फिर मानव का संरक्षण करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है और मानवता सबसे जरूरी है एक सिविल सेवक के लिए। कोई धर्म, कोई जातिवाद, कोई परिवार, कोई समुदाय, कोई विशेष, कोई क्षेत्रवाद, कोई चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए अगर आप वास्तव में एक सिविल सेवक हैं, अन्यथा इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके अंदर इस प्रकार की विचारधारा पनपती है तो आप लोग अभी सुधार करें, क्योंकि उन चीजों को सुधार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो इंटरव्यू में वहां पर 5 दिमागदारी बैठे होते हैं और वो आपको पूरा स्कैन करते हैं और जब वो आपको स्कैन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इसकी विचारधारा
क्षेत्रवाद पर ज्यादा विशेष पकड़ है, या इसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है, ये किस धर्म को ज्यादा प्रोत्साहन देता है, इसकी बोलचाल क्या है, वो सारी चीजें पर्सनालिटी आपकी टेस्ट कर ली जाती है। तो वहां से आपको बाहर, कई बार आप देखते हैं कि इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले इसलिए इंटरव्यू से बाहर हो गए। उनका कारण यही है क्योंकि सिविल सेवक बनने के लिए अभी से आपको जड़ें मजबूत करना बहुत जरूरी है। चलो आगे चलता है। दूसरा कारण समझ में आ गया, यानी कि स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो, राष्ट्रीय पहचान का दर्पण, यानी कि राष्ट्रीय पहचान है हमारी, इसलिए हम राष्ट्रीय पहचान का क्या करेंगे, दर्पण है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात है, पारंपरिक कलाओं और हस्तकलाओं का संरक्षण देना ही हमारे इनका निरंतर संभव है, जिसके साथ में लोगों की क्या जुड़ी हुई है, आजीविका भी जुड़ी हुई है। कहाँ जुड़ी हुई है, आज कहाँ, मतलब ये बात कर रहे हैं, ये केवल की बातें किताबों में रह गई है, मानव के बीच में आज ये चीजें नहीं। आज भी आप लोग देखने को मिले होंगे, एक कमार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस कमार के मिट्टी के बर्तन यानी कि जो मटकी वो बनाता था, आज वो संकट में है, वो जातियां संकट में है, क्योंकि उनका रोजगार संकट में है, क्योंकि आज हर घर में आपको फ्रिज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्रिज। तो फ्रिज देखने को मिलेगा, तो वो कम्हार जो जाति थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, तो उस जाति का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। अब धीरे धीरे आप लोग देखेंगे आपके आसपास के क्षेत्र में, तो आपको मिट्टी के बर्तन भी देखने को नहीं मिलेंगे। आने वाले 10 साल बाद में आपको मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने वाला व्यक्ति तक नहीं मिलेगा ढूंढने से। आपको चीनी के जो लोहे प्लास्टिक के जो बर्तन है ना, यही आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2030 तक की अगर आप बात करें, 2030 में आपको नामात्र से नामात्र आपको मिट्टी के बर्तन जो है आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। रियल है, क्योंकि ये अभी वर्तमान समय में छोटे शहरों में, छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी अस्तित्व है, लेकिन बड़े शहरों में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस कारण से तो आजीविका से जुड़ी हुई बात है, तो इसलिए भी हमें इसको बचाना चाहिए, यानी कि ये एक झूठ है, सीधा सीधा झूठी बातें आपको लिखनी है। संरक्षण क्यों करना है, विरासत का संरक्षण क्यों करना है, तो ये सीधी सीधी झूठे आपको बोलनी है, जो कि इंटरव्यू में भी आपको झूठ बोलनी होती है, और मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं तब भी झूठ बोलनी होती है, क्योंकि ये किताबों से लिखी गई चीजें हैं, और किताबों में काफी सारी चीजें इसी प्रकार की होती है कि केवल एक लेखक की आंसर राइटिंग जो होती है, यानी कि एक लेखक की लेखनी जो है उसी में जीवित रहती है, बाकी वर्तमान समय का स्वरूप चेंज होता चला जाता है। चलो तीसरी चीज देख लो क्या होती है। तीसरी चीजें, हमारे विशाल पर्यटन उद्योगों की विरासत के दम पर ही चल रहा है। हमारी विरासत पर्यटकों को हमारे देश की ओर आकर्षित करती है, अतः देश के लोगों को एक भाग से दूसरे भाग तक जाने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह से ये राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ उसी क्षेत्र के लोगों के लिए क्या होती है, आर्थिक लाभ और अवसर प्रदान करती है, तथा साथ ही में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी साधन बनी हुई है। यानी कि विशाल पर्यटन उद्योग, क्या चीज हो गई, विशाल पर्यटन उद्योग भी है, इसी चीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी हमें क्या करनी चाहिए, इनकी क्या करना चाहिए, यानी कि हमें संरक्षण करना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं विरासत के लिए चुनौतियां। विरासत के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। एग्जाम में ऐसे ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे पिछले एग्जाम्स में आप सवाल उठाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा देखने को। तो इसमें देखिए विरासत के लिए चुनौतियां क्या क्या होती है। पहली चीज देखो, समृद्धि विरासत को बनाए और बचाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। वास्तव में प्राकृतिक विरासत चाहे भूमि हो, समुद्र हो, जंगल हो, मरुस्थल हो, या वनस्पति हो, या पशु पक्षी हो, सभी को समुचित विकास योजनाओं का अभाव एवं उनका निरंतर दुरुपयोग होने के कारण खतरे में बनी हुई है। यानी कि विरासत के लिए चुनौती बनी हुई है और ये खतरा बना हुआ है, और बनाए और बचाए। यानी कि विरासत में अगर आपको चुनौतियां दिख रही है, यानी कि चुनौतियों की हम बात करें, प्रकृति, पशुपालन, जंगल, मरुस्थल, वनस्पति, भूमि, समुद्र, हर क्षेत्र आज संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको पता होगा बहुत सारे पशु पक्षी तो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, बहुत सारे पशु पक्षी तो लुप्त तक हो चुके हैं, बहुत सारी प्रकृति के द्वारा जो वनस्पतियां होती थी वो लुप्त हो चुकी है वर्तमान समय में, और आने वाले समय में ये चीजें भी लुप्त हो जाएगी। तो सबसे अच्छा एक शब्द है यहाँ पर, इस पूरी लाइन को, इस पूरे पैराग्राफ को याद रखने के लिए, बनाए और बचाए रखना। बनाए और बचाए रखना, विरासत के लिए चुनौतियां हैं, बनाए और बचाए रखो इन चीजों को। दूसरा है, भूमंडलीकरण के कारण होने वाले तीव्र परिवर्तनों को विरासत के लिए चुनौती प्रस्तुत की है। वास्तव में औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण के कारण होने वाले विभिन्न प्रदूषणों से प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया है। कारण क्या है, भूमंडलीकरण के कारण तीव्र परिवर्तन। एक शब्द में याद रखना चाहते हैं, मैंने शॉर्ट शब्द भी यहाँ पर लिखे हैं, आप अगर ऑफलाइन नोट्स परचेज करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इन चीजों का, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इसमें शॉर्ट भी बनाई है, क्योंकि वो मेरे लिए भी उपयोगी है और आपके लिए भी उपयोगी।
तो देखिएगा विरासत के लिए चुनौतियां, पहली चुनौती आप याद रख सकते हैं, बनाइए और बचाए रखना। दूसरी चीज है भूमंडलीकरण के कारण तीव्र परिवर्तन करना। तीसरी बात क्या है, पर्यटनों में हुई अनियंत्रित वृद्धि भी चुनौती हो सकती है या चुनौती बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन में अनियंत्रित वृद्धि यानी कि तीव्र गति से अनियंत्रण है, यानी कि वृद्धि नहीं हो पाई। चौथी चीज क्या है, पर्यावरण एवं विरासत का संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता का अभाव बहुत बड़ा देखने को मिला है, और रियलिटी है क्योंकि अभाव है। पर्यावरण को बचाने के लिए नारे लगाए जाते हैं, बल्कि पेड़ नहीं लगाए जा रहे। क्या नहीं लगाए जा रहे? नारे, केवल नारे लगाए जाते हैं, पर्यावरण बचाइए, पेड़ बचाइए, लेकिन पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, पेड़ नहीं बचाए जाते हैं। चलो, तो लोगों को जागरूकता करने का अभाव है और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये 4 चुनौतियां आपके सामने हैं। शॉर्ट रूप में 4 चुनौतियां कौन कौन सी है? बनाए रखें और बचाए रखें। क्या रखना है? बनाए रखना है और बचाए रखना है। किसको? प्रकृति के द्वारा जो चीजें दी गई है, वनस्पति हो, पशु पक्षी हो या प्राकृतिक प्रदान कोई भी चीज हो। इसके साथ में भूमंडलीकरण में कारण तीव्र परिवर्तन जो हो रहा है उसको भी हमें बनाए रखना है, यानी कि उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, औद्योगिकरण का विस्तार हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमें बेनिफिट चाहिए, लेकिन प्रकृति बाद में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है। तीसरी चीज यह है पर्यटन का अनियंत्रण वृद्धि, यानी कि पर्यटन जो है उन पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए। किस चीज को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस चीज से कितना प्रदूषण हो रहा है। आज आप लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज समुद्री क्षेत्र का एक समय था जिसमें समुद्र बिल्कुल साफ हुआ करता था। आज समुद्री क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में आप जाकर देखिएगा, इतनी प्लास्टिक आपको मिल जाएगी, इतनी प्लास्टिक का यूज करते हैं जो ये पर्यटक जाते हैं समुद्री क्षेत्र में, और उसको पर्यटक जो यूज करते हैं उस प्लास्टिक को समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र में फेंकने के कारण आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उसमें जो पनप रहे जो जीव जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उन जीवों को बहुत ज्यादा, जलीय जीव जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान मिलता है, क्योंकि वो उन चीजों में फंस जाते हैं, उन चीजों को खाने की कोशिश करते हैं, उन चीजों के साथ में कई सारी चीजें, जहरीली चीजें होती है जो उसमें घुलनशील होती है। तो उसके कारण आप खुद मानव तो संकटग्रस्त है ही सही, यानी कि मानव तो खुद अपना जीवन बचा ही नहीं पा रहा है, प्रकृति को नहीं बचा पा रहा है, तो मानव अपने आप को क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। यानी कि हम लोग स्वस्थ रहना ही नहीं चाहते हैं, हम लोग जीवन जीना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं पता है आपको? लालची और लोभ, यानी कि जो जिंदगी में प्राप्त करना है बस कर लो, बाकी सब खत्म। और कुछ समय पश्चात यही होता है मानव के साथ में, वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता और एक दिन समाप्त हो जाता है। वो खुद तो समाप्त हो ही रहा है, लेकिन जो प्रकृति के द्वारा जो प्रदान चीजें हैं, जो जीव जंतु है, उनका क्या कसूर है? उन लोगों को, यानी कि उनको भी आप लोग क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। एक सिविल सेवक की भूमिका आप लोग निभाएं। जिस दिन आप एक सिविल सेवक बन जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इन चीजों को लागू कर ही पाएंगे। लेकिन आप अगर कहीं भूल जाएं इन चीजों को, तो फिर सरकार के द्वारा जागरूक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नारे लगाए जाएंगे, केवल पेड़ नहीं लगाए जाएंगे। बस नारे लगाकर एक बार पेड़ लगा दो, उसके बाद में उसको संभालो मत, तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीजें हैं। चलो, अब हम एक और बात कर लेते हैं, संरक्षण के लिए फिर क्या उपाय की गई है, या फिर की गई उपाय या प्रयास क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो एक संविधान की दृष्टि से इन चीज को देख लेते हैं, क्योंकि संविधान की दृष्टि से एग्जामिनर को समझाते हैं कि देखो संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या किया है और कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है, कौन सा नियम बनाया गया है। तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा कि भारतीय कला संस्कृति के साथ साथ में विद्यार्थी को किसकी नॉलेज है, संविधान की भी नॉलेज है। तो देखो संविधान की नॉलेज किस प्रकार से आपको होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में विरासत के संरक्षण के लिए संविधान के मूल अधिकार, जो मूल हमारे अधिकार है, उसके साथ में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत प्रावधान को बनाया गया है। वास्तव में अनुच्छेद 29 जो है हमारा 29 जो अनुच्छेद हमारा है 29 के तहत में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के संदर्भ में कहा गया है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी वर्ग को नागरिक अपने विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति या सुरक्षित करने का अधिकार है। क्या है? भाषा, लिपि को सुरक्षित करने का उसको अधिकार है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये चीजें दी गई है। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 49 में 49 के अंदर भी इन चीजों का जिक्र किया गया है। उल्लेख है कि राष्ट्रीय महत्व है प्रत्येक स्मारक, यानी कि कलात्मक ऐतिहासिक स्थल तथा वस्तु को खराब होना, उन्हें हटाना, बेचना एवं निर्यात करने से बचाए, और बचाने के लिए राज्य का दायित्व होता है। 49 के अंदर संविधान के अनुच्छेद 49 में चीजें लिखी गई है कि राज्य का दायित्व होता है, अगर किसी चीज का खराब हो गई है तो उसका निर्माण करवाएं, उसको वहां से हटाना है तो वो भी ठीक है, उसको बेचना है या फिर उसका निर्यात करना है, उसको बचाना है, वो सारी चीजें राज्य के ऊपर निर्भर करती है 49 अनुच्छेद के तहत। इसी तरह से देखिएगा आर्टिकल 51 यानी कि 51 यानी कि 51A के अंदर क्या चीज प्रावधान की गई है। इसके तहत विरासत संस्कृति का
सॉरी, विरासत संस्करण के लिए एक बार दोबारा देखिएगा। इसी तरह से आर्टिकल जो 51 है, यानी कि 51 के एक के अंदर एक चीज लिखी गई है, उसके तहत विरासत का संरक्षण के लिए जो नागरिक है उनका कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और किस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि हमारे जो सांस्कृतिक संस्कृति का समृद्ध विरासत है उसका सम्मान और संरक्षण करें, वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों के सहित पर्यावरण को बचाएं और उसमें सुधार करें तथा प्राणियों को जो है प्रति करुणा की भाव हम रखें। यानी कि उन जीवों को हम मारे नहीं, उन जीवों की हत्या नहीं करें, उनके प्रति हमें करुणा की भावना होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तो ये चीजें भी 51 अनुच्छेद 51 के एक के अंदर लिखी गई है। इसके बाद में और देख लो, कोई आयोग भी आया होगा। देखो 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। ये सरकार को जो वन्य जीव है उसके संरक्षण एवं उसको बचाए रखने के संदर्भ में तथा राष्ट्रीय उद्यान, जो पशु पक्षी विहार है, चिड़ियाघर है, उनका निर्माण के संदर्भ में परामर्श देती है, यानी कि अनुमति देती है, विचारधाराओं को विचार करती है और उनकी चीजों की अनुमति देती है। इसके बाद में और आगे चले, देखो रियलिटी में भारतीय कला संस्कृति के जो नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए, बहुत बेनिफिटिव और बहुत यूजफुल आप लोगों के लिए। यकीनन मानिए आप पिछले पेपर उठाकर देखिए और किसी भी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्या है। 1900 इससे पहले हमने कब बात की, 1952 की बोर्ड बना दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई किसके तहत, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत। भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876 के तहत कहा गया है कि अचानक से कोई भी वस्तु मिलने पर लोगों को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने अचानक प्राप्त होने वाले खजानों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। यानी कि वर्तमान समय में आप लोगों को कहीं भी सोने के सिक्के मिल जाए, कहीं भी कोई बर्तन मिल जाए या फिर कोई भी विरासत आपको कोई भी चीज ऐसी मिलती है तो उसके लिए आपको सूचित करना जरूरी है, क्योंकि भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876 के अंदर अंग्रेजों ने जो है हमारे भारत के ऊपर हमारी जो खजाना है या फिर जो खजाने मिला करते थे पहले, तो उन खजानों को बचाने के लिए अंग्रेजों ने ये नियम लगाया था और ये अधिनियम बनाया था। क्योंकि भारतीय लोग बहुत क्या होते थे, बहुत गजब हुआ करते थे, उनको पता चल जाता था। क्योंकि आज भी आपकी जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि माया कहाँ पर है, तो वो माया निकालने के लिए, वो धन निकालने के लिए चले जाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1876 के अंदर ही क्या कर दिया, उन्होंने भारतीय निधि व्यापार अधिनियम बना दिया 1876 में। और उसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी प्रकार की कोई भी चीज मिलती है, अचानक से कोई भी वस्तु मिल जाती है, तो उस वस्तु के लिए आपको सूचित करना बहुत जरूरी है सरकार को। इसके बाद में आगे देखिएगा, पुरातात्विक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का अवशेषण अधिनियम 1958 में पारित किया, जिसके तहत पुरातात्विक खुदाई से निकलने वाले सामग्री, मूर्तियां आदि का संरक्षण की बात की गई है। यह अधिनियम भारत सरकार के 1904 के अधिनियम का विस्तार करता है, जो कहता है कि यानी कि कर्जन के समय आया था, सॉरी लॉर्ड कर्जन के समय आया था, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, लॉर्ड कर्जन नहीं लिखा। 1904 के अधिनियम का विस्तार किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में यहाँ पर आया था। यह अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी सरकार की अनुमति के बिना पुरातात्विक स्थलों की खुदाई नहीं कर सकता है। कोई भी एजेंसी और कोई भी व्यक्ति जो है क्या नहीं कर सकता, पुरातात्विक स्थलों की खोज नहीं, यानी कि खुदाई नहीं कर सकता है। 1904 में एक अधिनियम लाया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय, यानी कि अधिनियम जो है भारत सरकार 1904 अधिनियम लाया गया, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। इसके तहत कहा गया है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना या फिर आयोग की अनुमति के बिना कोई भी कंपनी या कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकता, खुदाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने एक हरदी परियोजना की शुरुआत भी की है, जो वस्तुतः 14 जुलाई 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के पंजाब के अमृतसर से 12 शहरों के लिए राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, जो कि 27 महीने यानी कि मार्च 2017 में पूरा करना है। इस विरासत स्थल का एकीकृत पूरा करना था और हो गई है। और इस विरासत के स्थलों को एकीकृत समावेश में विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विषयों का अध्ययन की व्यवस्था करना है और कलाकारी मंडलियों का आदान प्रदान करना है। वार्षिक मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान एवं मौलाना आजाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना है और पुस्तकालयों की स्थापना करना है। ये सारी चीजें जो है
2017 यानी कि पहले 2015 में लागू की गई थी, 14 जुलाई 2015 को। और इसको उद्देश्य था मार्च 2017 में इसको पूरा करना था और सरकार ने इसको पूरा किया है। लगभग 12 शहरों में इन चीजों को प्रदान किया गया है, जिसके अंदर विदेशी विश्वविद्यालय से भारतीय विषयों का अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है, यानी कि विदेशी जो लैंग्वेज है उसका अध्ययन करने के लिए। कलाकारी मंडलियों को जो है आदान प्रदान करना, यानी कि बाहरी देशों में अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, राष्ट्रीय लेवल पर अपना प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। इसके बाद में वार्षिक मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान करना और एवं मौलाना आजाद निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा इसी के तहत। और ये जो है इसके साथ में पुस्तकालय की स्थापना करना, ये सारी चीजें, ये सारे उद्देश्य रखे गए थे, जो कि मार्च 2017 में समाप्त हो चुके हैं। 14 जुलाई 2015 में प्रारंभ किया गया था। चीजें बहुत लेटेस्ट है, सारी चीजें कंप्लीट है, टेंशन मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को, धरोहर, पवित्र उपवन और भी बहुत सारी चीजें अभी बची हुई है आपकी। तो इसके बाद में चलिएगा, इस टॉपिक को आज की क्लास में हम समाप्त कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। यूनेस्को यानी कि विश्व विरासत सूची जारी करता है। वास्तव में 1972 में यूनेस्को यानी कि विश्व विरासत संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसके तहत वह विरासत स्थलों को सूचीबद्ध करता है। यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के लिए कुल 10 मानदंड निर्धारित करता है। इसकी सूची में शामिल होने के लिए इनमें से किसी भी एक मानदंड पर खरा उतरना चाहिए। इन मानदंडों की प्रमुख बातें ये हैं, यानी कि यूनेस्को जो सूची है उसको विश्व के विरासत सूची जारी करता है। उसकी 10 मांगे होती है। 10 मांगों में से अगर आप एक मांग पर भी खरे उतरते हैं तो उसको किस में शामिल किया जाता है? विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया जाता है। देखो, पहला नियम क्या कहता है उनका? सांस्कृतिक स्थल के लिए वह मानव की रचनात्मक प्रतिभाओं का उत्कर्ष करना हो या रचना करता हो, किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर वस्तुकला या प्रौद्योगिकी का विकास या शहरी नियोजन तथा स्मारक कलाओं को प्रदर्शन करता हो, साथ ही में वो क्या कर रहा हो, किसी भी जीवंत या लुप्त संस्कृति, सभ्यता एवं परंपराओं का असाधारण प्रमाण होता हो। ठीक है। इसके साथ में दूसरी बात क्या कहता है कि इसके तहत 2014 तक भारत के कुल 33 स्थल जो विश्व विरासत स्थल जो है विश्व विरासत के अंदर सम्मिलित कर लिए गए थे, सूची में शामिल है, जिसमें से 7 प्राकृतिक है और 26 सांस्कृतिक स्थल है। 2014 में प्राकृतिक विरासत के रूप में वृद्धि यानी कि वर्ध हिमालय का राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया था, जो कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में रानी के बाग को शामिल किया गया था, जिसके अंदर रानी का बाग जो है उसको शामिल किया गया था। इसके अंदर भारत के 3 धरोहर जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2016 में तुर्किया के इस्तंबुल में, और जिसके अंदर देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और तीसरा था आपका जो कि सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क था। इन तीनों चीजों को जुलाई 2016 में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यूनेस्को किस प्रकार से सूची जारी करता है, इन चीजों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। ठीक है, इतना ही काफी है यूनेस्को के लिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको ज्योग्राफी में पहले पढ़ा दिया है और इन्वायरमेंट में मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई है। चलिए अब हम बात करते हैं पवित्र उपवन। पवित्र उपवन कुछ वृक्षों को लेकर है। सैकड़ों हेक्टेयर तक फैले हुए वन होते हैं। ये जनता के वन है जो कि किसी रूप से देवता को समर्पित होते हैं। इसमें चराई और शिकार प्रतिबंध होता है। इसमें केवल सूखी लकड़ियों को संगठित करने की अनुमति होती है। मेघालय में जिस प्रकार से काश पहाड़ियों को पवित्र उपवनों के नाम से लोकांगिंग लिंगदेह कहा जाता है, उसी प्रकार से झारखंड में इन्हें सराना कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। इसी के बाद में राजस्थान में इसको अल्फवार या फिर इन्हें जो है सामलट देह कहा जाता है। जिसका प्रमुख वृक्ष जो है खेजड़ी है, जिस प्रकार से राजस्थान में। इसके बाद में देखिएगा केरल में इन्हें इसलिए ईरालोगो काबू कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से टिकाऊ विकास और बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, साथ ही में स्मारकों को रखरखाव रखा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र की उन्नति का ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीजें विरासत स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करती है, इसलिए अधिक से अधिक सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है। जैसे 12 शहरों में पहला शहर है आपके वाराणसी। भारत के अंदर 12 शहर ऐसे हैं जहाँ पर सुविधाएं दी जाती है पर्यटकों को। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, अजमेर, गया, पुरी, द्वारिका, बदामी यानी कि जो कर्नाटक में है, और कोचपुरम जो कि तमिलनाडु में है, और वाल्किनी जो कि तमिलनाडु के अंदर है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, और वारंगल जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तो ये जो सारे स्थान आपके, ये जो 12 शहर जो दिए गए हैं, उसके अंदर विश्व जो पर्यटक आते हैं या बाहर के जो पर्यटक आते हैं, उनको विशेष संरक्षण दिया जाता है, उनको विशेष सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। संरक्षण में जनता की भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, उन चीजों पर भी हम बात कर लेते हैं।
एक बार इस चीज को दोबारा समझना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से हैं, और प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से हैं, वहां पर आपकी निगाहें जो है बहुत ज्यादा गडोनी है, बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है भारतीय कला संस्कृति। इसमें से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर लोग कहते हैं सवाल कला संस्कृति से पूछे जाते हैं, ढूंढते इतिहास के अंदर है, इतिहास में सवाल कहां से मिलेंगे जब पूछे गए कला संस्कृति से है, तो फिर कहेंगे कि ये सवाल आउट है इतिहास के अंदर। ऐसा नहीं होता है, आउट कोई सवाल नहीं आता यूपीएससी के अंदर, हर सवाल सिलेबस के अंदर से आता है। बाकी आप लोगों का नजरिया जो है वो अलग होता है, आप लोगों के जो गाइडर होते हैं उनका नजरिया अलग होता है, वो अलग दृष्टि से देखते हैं, फिर आप लोगों को वो कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सिलेबस आउट है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप इतिहास की चीज को इतिहास में ढूंढेंगे तो मिलेगी ना, अगर आप उसको भारतीय कला संस्कृति में ढूंढेंगे तो कहां से मिलेगी? भारतीय कला संस्कृति की चीज को आप इन्वायरमेंट में जाकर ढूंढेंगे तो वो कहां से मिलेगी भाई? नहीं मिलेगी ना। यूनेस्को धरोहर यूनेस्को के बारे में हमने बात की। यूनेस्को जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि इन्वायरमेंट में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, और विरासत यानी कि सॉरी भारतीय कला संस्कृति के अंदर भी आता है। 4 सब्जेक्ट के अंदर एक चीज है जो 4 सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाती है। अब ये मुझे पता है क्योंकि मैंने चारों सब्जेक्ट आपको मैंने पढ़ाया है। अगर मान लीजिए मेरी जगह अगर कोई भारतीय कला संस्कृति का टीचर होता या फिर वो इतिहास पढ़ाने वाला टीचर होता तो उसको ये पता थोड़ी था कि ये चीजें उनमें भी पढ़ाई जाती है। उसको तो यही पता था कि ये विरासत वाली टॉपिक है तो वो इसी में पढ़ाई जाती होगी। तो हर चीज का माने अलग होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर इन चीजों का अलग माने लिखा गया है क्योंकि वहां पर हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ को दर्शाया जाता है, या फिर हमारा जो आकलन है या फिर हमारे देश की जो आकलन किया जाता है, आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है, उन चीजों को दर्शाया जाता है। ज्योग्राफी के अंदर इन चीजों को जो है प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पतियां जो है उनको बचाने की बात की जाती है। भारतीय कला संस्कृति के अंदर यहाँ पर जो भवन निर्माण है, पर्यटक जो आते हैं, उन चीजों को विशेष ध्यान में रखा जाता है। तो 4 सब्जेक्ट है, चारों में अलग अलग विचारधारा है, और अलग अलग विचारधारा से एक ही टॉपिक को 4 विचारधाराओं से दर्शाया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपको एक ही टीचर के माध्यम से चारों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। पूरे सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो सारी चीजें मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक कहां से उठाया गया है, कौन सा टॉपिक कहां पर मिलेगा, सवाल किस प्रकार का आएगा, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कुछ समय पश्चात। चलो, तो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं उसकी काश पहाड़ियां हैं, उसको पवित्र उपवन हम कहते हैं, जो कि लोकांगिन लिंग देह कहा जाता है। झारखंड में भी है जिसको सराना कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, 2 नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड के अंदर जो वन है, जो काश पहाड़ियां हैं, जो पवित्र उपवन है, उनको किन नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, सराना या जहाड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर अल्पवार के अंदर यानी कि सामलट देह कहा जाता है, जिसका प्रमुख वृक्ष बताया गया है खेजड़ी। खेजड़ी का संरक्षण करना सबसे जरूरी है, तो खेजड़ी कहा जाता है इसको ना। सामलट देह इसका साइंस नाम आप मान सकते हैं, या फिर इसको वृक्ष जो है जिसका प्रमुख वृक्ष खेजड़ी बताया गया। इसी प्रकार से केरल में इसे जो है इरालिंगो काबू कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम है अलग अलग राज्य के अनुसार। इसके बाद में आप लोगों को पता है कि अधिक सुविधाएं दी जाती है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। 12 शहर आपके मैंने लिखवाए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला वाराणसी है, दूसरा मथुरा है, तीसरा अमृतसर है, चौथा अजमेर है, 5वां गया है, छठा पुरी है, 7वां आपका द्वारिका है, 8वां बदामी कर्नाटक है, 9वां आपका कुचपुरम तमिलनाडु है, इसके बाद में वेलकिन तमिलनाडु है 9वां, इसके बाद में 10वां आपका अमृतसर है आंध्र प्रदेश, और वीरांगल तेलंगाना, यानी कि ये 12वां स्थान आपका है। संरक्षण में जनता की भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, ये इस पर भी आपकी बात रख देता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जामिनर पूछ ले इस प्रकार का सवाल तो आपको जवाब देना है। विरासत के संरक्षण में जनता की भी भूमिकाएं होती हैं। हम अज्ञात स्थल एवं स्मारकों तथा सामग्री की पहचान में सहायता कर सकते हैं, उसकी चौकसी कर सकता है। कोई भी स्मारकों के सती पहुंचाता है या सती ना कर सके, उसके लिए सामग्री को चुरा ना सके, तथा उसके लिए अपने आसपास के लोगों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति संरक्षण के लिए जागरूक कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर भी हम इसको जागरूक करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके आसपास के लोगों में ऐसे आपके आसपास के विश्व धरोहर सूची है या फिर ऐसे प्राकृतिक प्रधान चीज है, अगर आप वहां के स्थायी लोगों को अगर आप वहां से जागरूक करते हैं तो आप लोगों को पागल घोषित कर देंगे कि ये पागल हो चुका है। ये भारत है यहाँ पर, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाना चाहिए। हमें इतना सा प्रयास करना चाहिए। एक सिविल सेवक की भूमिका ये होती है, एजुकेटेड व्यक्ति की भूमिका ये होती है कि दूसरा बदले या ना बदले, लेकिन मुझे बदलना है। अगर प्लास्टिक का कचरा मुझे डस्टबिन में डालना है तो डालना है, अगर मुझे पेड़ का संरक्षण करना है तो करना है।
इधर उधर की बातों को आप ध्यान में ना रखकर इन बातों को आप ज्यादा ध्यान रखें कि आप किस प्रकार से रहते हैं, आप एनवायरनमेंट के किन चीजों की कदर कर रहे हैं, किन चीजों को बचाना चाहते हैं, किन चीजों को आप नहीं बचा पा रहे हैं। आप स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे तो आने वाले समय में मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि हमारे आसपास के वातावरण के आसपास के लोगों को हम समझा नहीं सकते, उनको हम नहीं कर सकते कि आप ये काम ऐसे करो, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, अगर हम इस चीज को बचाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके आने वाले जो पीढ़ी है, आपके आने वाले बच्चे जो हैं, वही उनको जो है विरासत के अंदर वो चीज मिलेगी। और विरासत के अंदर, सांस्कृतिक विरासत के अंदर जो चीज मिली होती है वो उनके जीवन के लिए अति उपयोगी होती है। अगर आप नियम से चलते हैं, आप कानून के तहत चलते हैं, आप इस हर चीज का संरक्षण करते हैं, आप जिम्मेदारी समझते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक समाज के अंदर जन्म लेंगे। अगर आप खुद ही जिम्मेदार नहीं है, आप खुद ही ऐसे रहते हैं जैसे जानवरों के अंदर से उठकर आए हो, जानवरों की तरह रहते हो, जानवरों की तरह व्यवहार करते हो, तो फिर आप एक अलग व्यक्ति है। आपकी आने वाली संतान को अगर आप सुधारना चाहते हैं, कभी नहीं सुधरेगी। आप जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वही आपकी संतान बोलेगी। अगर आज आप आपके बच्चों के सामने आपके माता पिताओं का सम्मान करते हैं तो आपके बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो मान लीजिए, जाहिर सी बात है कि आपको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अपन से 10 गुना एक्स्ट्रा चलेगी। यानी कि अपन जिस चीज को यूज कर रहे हैं 100%, उसको वो 80%, 70% ही यूज करेगी, 30% छोड़ेगी। फिर उसकी आने वाली पीढ़ी तो उसको और छोड़ती चली जाएगी। जिस प्रकार से अभी हमारे माता पिताओं ने उनकी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कमी छोड़ी है। इसलिए ही हमारी जो प्रकृति या जो हमारे पूर्वजों से जो हमारे को विरासत मिली है, उस विरासत में कहीं ना कहीं चेंजिंग हुआ है। इसलिए ही तो आज हमारे अंदर परिवर्तन है। आज वर्तमान समय की पीढ़ी आप लोग देखते होंगे, वर्तमान पीढ़ी जो है इस प्रकार की है कि हम अपने परिवार या फिर हमारे सगा संबंधी, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम उनसे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें अपने आप से मतलब है, हम केवल अपने स्वार्थ के लिए है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर आत्मविश्वास था पहले, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कमी ये रह गई कि हमारे से पहले की जो पीढ़ी थी और इनसे हमारे माता पिताओं से पहले की जो पीढ़ी थी, उसने कहीं ना कहीं मतलब जो है अपने आप को मतलबी घोषित कर दिया। उसके पश्चात में हमारी जो पिछली पीढ़ी, हमारे माता पिता है, उन्होंने उनसे भी ज्यादा मतलबी घोषित कर दिया और उसके बाद में वही चीजें हमारे अंदर आ गई और हम अब उनसे भी ज्यादा मतलबी हो गए। और अब हमारी आने वाली संतान है, हम तो अभी तक माता पिताओं की कम से कम इतनी कदर करते हैं कि हम उनके साथ तो रहते हैं। हमारी आने वाली जो संतान है वही यूएस के अंदर जो होता है कि 16 साल की लड़की होने के बाद में, 16-17 साल का, 18 साल का लड़का होने के बाद में घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि आपके भारत में भी यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम इतने मतलबी हो चुके हैं, तो हमारी आने वाली संतान तो इससे भी ज्यादा मतलबी होगी। तो इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि यूएस के अंदर वर्तमान समय में यही है। यूएस जो है, अमेरिका जो देश है हमारा, उसकी बात करते हैं, अगर ये टॉपिक आ गया तो वहां पर ऐसा ही है। वहां की क्लास यानी कि वहां की जो कल्चर है वो इसी प्रकार का है। 16-17 साल, 18 साल की लड़की को या लड़का हो, उसके बाद में उसको घर से निकाल दिया जाता है। उसको कह देते हैं कि आप रैन बसेरे में रहे, या फिर आप खुद का मकान बनाए, या फिर अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाए या ना बनाए, हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी इच्छा हो वहां पर पेट भरे, वहां पर रहे। उनकी शादी भी उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं। 2-3 साल के अंदर फिर दूसरी शादी हो जाती है, तीसरी शादी कर लेते हैं। उनकी इच्छा होती है, वो उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो यही चीजें आपके भारत में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अभी भी कुछ ऐसे शिक्षित परिवार है और ऐसे संस्कार रहित परिवार है, इतने संस्कार मैंने उन परिवारों में देखे हैं कि उनका बोलने का लिहाजा, यानी कि छोटे को भी वो जी लगाकर बात करते हैं, तो बड़े को तो बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। उनकी पीढ़ियों में, उनके परिवार में मुझे इस चीज को देखने को मिला है। काफी सारे परिवार है ऐसे, शहर के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिली है, गांव में तो नहीं मिली, लेकिन शहर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है जो आज भी संस्कारित है। और दूसरी बात, विशेष तौर पर भारत देश में महिलाओं की मैं बात करूं, इतनी संस्कारी होती है और इतना सम्मान देती है ना, क्योंकि वो आज भी अपने बड़े से या फिर अपने ससुराल में जिससे भी बात करती है, बहुत जी लगाकर बात करती है, तो उनका एक संस्कार है। लेकिन वर्तमान समय की जो नवयुवक है, जो पढ़े लिखे इंसान है या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो उस चीज से परहेज हटाती जा रही है, वो उन चीजों से दूर होती जा रही है। ठीक है, तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि आप एक सिविल सेवक है और सिविल सेवक की जिम्मेदारी इतना ही नहीं है कि उसका डिस्ट्रिक्ट संभालना है, उसका जिला संभालना, उसकी फैमिली संभालना। उसका कर्तव्य ये नहीं है, उसका कर्तव्य है देश के अंदर संस्कृति बची रहे, विरासत बची रहे। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चलिए ना,
तो इस प्रकार से हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को, अपने आप को सुधार सकते हैं। जागरूक किसी को नहीं कर सकते अपन लोग, आज सब दुनिया में समझदार है। अगर आप सही है तो दुनिया सही है, और दुनिया अगर आप सही नहीं है तो दुनिया भी गलत ही है। चलो, भारतीय संस्कृति का संबंध परिषद जो 1950 के अंदर लाया गया, इसमें क्या रखा गया, क्या प्रावधान है? भारत एवं दूसरे देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध एवं आपसी सुझाव जो है उसको स्थापित करना है, उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। यह परिषद भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय से संबंधित रखा गया है। ये क्या है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद 1950 में एक बोर्ड बनाया गया है, और ये जो है भारत एवं दूसरे देशों के बीच के सांस्कृतिक जो संबंध है उनको आपसी में बनाए रखना और उन्हें स्थापित करने की क्या करता रहता है? आपस में होड़ लगी हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में संबंधित स्थापित करता है और उसके विकास करते हैं। दूसरे देशों के साथ में भारत के सांस्कृतिक रिश्ते से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करते हैं, उसका क्रियान्वयन में भागीदारी निभाते हैं। ये चीजें आपको और पढ़ने को मिलेगी। यही चीज भारतीय संस्कृति संबंधित परिषद 1950, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ेंगे उसके समय में आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, चलेगा। प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं इसके? भारत सरकार की ओर से विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम का संचालन करना होता है। भारतीय नृत्य एवं संगीत सिखाने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। विदेश में सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना, अर्थात विदेश में भारत का महोत्सव का आयोजन करना एक सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। ठीक है, चलिएगा। तो एक बात अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने एक चीज समझाई आपको कि छात्रवृत्तियां, विदेशी छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश के छात्रों को यहाँ पर पढ़ने के लिए बुलाया जाता है और उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी विद्यार्थी बाहर जाता है, जैसे यूएस जाता है, जैसे कनाडा जाता है, जैसे जापान जाता है, कहीं भी किसी भी बाहरी देश में अगर अध्ययन करने के लिए जाता है तो उसको भारत सरकार क्या देती है? छात्रवृत्ति देती है। क्या देती है? छात्रवृत्ति। यानी कि उसका खर्चा जो है वहन करती है भारत सरकार। क्यों करती है? उसका कारण भी है क्योंकि अगर हमारा देश से कोई विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाएगा तो वहां की कला संस्कृति के साथ साथ में वहां की हर चीज की नॉलेज वो लेकर आएगा और उसका विकास भारत में संभव है कि भारत में होगा। लेकिन ऐसा होता क्या है? रियल ये है कि यहां से कोई व्यक्ति यूएस पढ़ने के लिए गया और पता चला 10 साल बाद में वो यूएस में ही सेटल हो गया, भारत को त्याग पत्र दे गया, भारत अमेरिका का नागरिकता उसने हासिल कर लिया। भारत के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है और सबसे बड़ा सौभाग्य भी यही रहा है। सौभाग्य ये रहा है भारत का क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति के दिल में दया दृष्टि होती है, क्योंकि वो व्यक्ति वहां चला तो जाता है लेकिन वो उसकी फैमिली को यहीं पर छोड़ जाता है, और वो फैमिली जो है वो फैमिली भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि उस फैमिली को जब वो वहां से बजट यानी कि वहां से पैसा भेजता है तो भारत सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भारत की जो विदेशी जो मुद्राएं होती है, जो विदेशी मुद्रा कोष जो हमारा होता है, जो कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था, उस चीज में हमारी वृद्धि होती है। इसलिए वहां चला जाए कोई बात नहीं, भारत सरकार उसको छात्रवृत्ति देती है कि भाई तू वहां सेटल हो जा, लेकिन कम से कम फैमिली को तो भारत छोड़ के जा, ताकि कम से कम विदेशी मुद्रा के अंदर हमारा कोटा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये चीजें हैं, और इसी के साथ में आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। स्थापत्य कला, वास्तुकला के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को अगली क्लास में पूरी संपूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। आज की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इन नोट्सों में अगर आपको कोई चीज दिख रही है, कोई डाउट चीज दिख रही है, या फिर आपको रियलाइज नहीं हुआ कि वाक्य में पढ़ने में मजा नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ने में मजा नहीं आया सर। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही काफी है। काफी लंबे समय से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए, आप लोग नोट्स अगर तैयार कर रहे हैं आपके स्वयं के, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहते, अगर आप समय को बचाना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग नोट्स परचेज कर सकते हैं। महिंद्रा IAS एकेडमी के बुक स्टोर वाला जो ऑप्शन है उसमें आप जाइए, वहां पर आपको पूरा किट मिल जाएगा। लगभग 3111 रुपए उसकी प्राइस रखी गई है। मैं कंपनी वालों से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 2999 यानी कि 3000 में लगभग आपको मिल जाए सारे नोट्स। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोग उन चीजों को परचेज कर लीजिए। यही सारी चीजें, यानी कि जो चीजें मैं आपको सामने ला रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, यही चीजें उन नोट्सों में है, वही चीजें प्रिंटेड है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है और जो आप ऑफलाइन पढ़ेंगे उसमें बहुत अंतर होगा, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप जब किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, और क्लास आप साथ में पढ़ ही रहे हैं तो और भी आपको हर समय। और अब यहाँ पर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में है, सामान्य रूप से BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में है,
यानी कि बीए फर्स्ट ईयर में अगर कोई विद्यार्थी है तो वो विद्यार्थी नोट्स बना सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में है उसके लिए नोट्स बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। जो आने वाले समय में एग्जाम देना चाहता है 2023, 24, 25 में, उस विद्यार्थी के लिए नोट्स बनाना उचित नहीं है। उसके लिए उचित चीजें हैं कि वो रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को अध्ययन करें, उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। यहां से पढ़ने के पश्चात भी आप लोग गूगल से पढ़े, गूगल से पढ़ने के पश्चात भी आप लोग, आपके पास कोई बुक है तो उससे पढ़े, उसके बाद में भी आप कोई सारे ऑप्शन हैं तो वहां से भी आप उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब की दुनिया में चले जाओ और वहां पर गुमराह हो जाओ, ठीक है। तो अपना समय का भी आप ध्यान रखते चलें। और ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं एक सजेशन करना चाहूंगा और उनसे निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्वयं के नोट्स तैयार करें, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर जो विद्यार्थी काफी बार एग्जाम दे चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अनुरोध है मेरा कि आप लोग नोट्स परचेज करें और उनको आप पढ़ें। उसके बाद में कुछ समय पश्चात आपको जल्दी ही, शायद हो सकता है अक्टूबर से आपकी टेस्ट सीरीज जारी कर दी जाएगी एप्लीकेशन पर, तो आप ज्यादा से ज्यादा बार टेस्ट दें और ज्यादा से ज्यादा बार अपने आप को रूबरू करें और अपने आप के अंदर जाने कि आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है और क्या नहीं।